हेलो माय डियर ऑल, बी रेडी फॉर न्यू वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। और बिल्कुल आ गया है नया वीडियो। और इसमें आप जानोगे कि मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या है जब कोई केस अपराध ऐसा होता है थाना में। थाने के बाद जो है पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, पुलिस अपना आगे का प्रोसेस शुरू कर देती है। जैसे ही थाने में फायर होती है, कोई अपराध होता है और जांच की प्रक्रिया जुड़ जाती है, उसी के दौरान जांच के दौरान मैं बात करूंगा कि मजिस्ट्रेट की भी क्या भूमिका होती है और उनका भी कितनी शक्तियां हैं जांच के प्रति, और जांच के दौरान उनकी भूमिकाएँ क्या हैं, वो सब के सब चीज़ की बात करेंगे, रोल की बात करेंगे और पावर की बात करेंगे। आइए जानते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जबकि सीधे तौर पर जांच, जो कि एक्चुअली मेन काम जो है पुलिस का रहता है, उसके बाद भी उसमें मजिस्ट्रेट शामिल नहीं होता। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उनकी देख रेख में, उनके डायरेक्शन पर जांच में कुछ न कुछ बदलाव आती है, कुछ न कुछ इनका भी रोल बन जाता है, जिससे यह पता चलता है कि जो जांच होती है वह जांच निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और निष्पक्ष जांच हो रही है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रही है और जो भी जांच हो रही है वह सही हो रही है। अब एक एक्यूज्ड के अधिकार का रक्षा करना कानूनी प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी है, वह अभियुक्त है, वह उसे बिना गलती किए हुए उसे दोषी करार दिया जाए। राइट। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट की क्या भूमिकाएं हैं और क्या शक्तियां हैं, उनकी हम बात करें। आइए, यदि मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी की सेक्शन 156(3) जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पावर है, उनकी शक्तियां हैं। आइए, एक मजिस्ट्रेट जो किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है, पुलिस को संज्ञेय मामले की जांच करने का निर्देश दे सकता है, भले ही संज्ञान लेने से पहले। यह अक्सर तब किया जाता है जब कोई शिकायत दर्ज की जाती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस जांच आवश्यक है। यानी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा कि पुलिस की जांच और अच्छे से हो या पुनः हो, या जो जांच हो रही है उसमें कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो यह कॉग्निजेंस से पहले बिल्कुल मजिस्ट्रेट आदेश दे सकती है। मजिस्ट्रेट की शक्ति यह भी सुनिश्चित करती है कि यदि पुलिस शुरू में एफआईआर दर्ज करते समय या जांच करने में अनिच्छुक है, यानी ऐसा होता है कि कोई पुलिस किसी घटना की जांच करने के लिए बोलता है कि हम नहीं करना चाहते हैं, तो पीड़ित और शिकायतकर्ता के पास न्यायिक प्राधिकारी का सहारा है। यानी यदि कोई एक पर्टिकुलर केस में जो थाने से जांच होती है, उस जांच से यदि एक्यूज्ड पर्सन या तो शिकायतकर्ता, राइट, दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष जांच से संतुष्ट नहीं होता है, तब भी वो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देता है कि उन्हें पुनः जांच करवाया जाए, जिसमें कि तथ्य जो है सही तथ्य शामिल होगा और सही फैक्ट जो है निकलेगा। तभी मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, अपने पावर का उपयोग करते हैं और वह जांच की प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं, फिर से करवाते हैं। राइट। आगे बात करते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की निगरानी के बारे में। सीआरपीसी की 167 सेक्शन जो है, जो पावर मजिस्ट्रेट को मिला है, उसमें एक पावर और भी है। बताया जाता है रिमांड की निगरानी के लिए जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, घटना घटित होने के बाद और 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं की जा सकती, तो पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यानी वह अपने थाने पर उस व्यक्ति को रखता है अरेस्ट करने के बाद, और उनका काम है कि 24 घंटे के भीतर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। अब है कि मजिस्ट्रेट तब हिरासत या पुलिस रिमांड या न्यायिक हिरासत की आवश्यकता और अवधि पर निर्णय लेती है, और उस समय बताना पड़ता है पुलिस को कि मुझे इस व्यक्ति से कुछ पूछताछ करनी है, तो पुलिस रिमांड मुझे चाहिए, जितने दिन की है वह कारण बताना पड़ता है, नहीं तो न्यायिक हिरासत में चली जाती है। अब अवैध हिरासत को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अभियुक्त जो एक्यूज्ड है के अधिकारों की आरक्षा की जाए। मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी और हिरासत के कारणों की जाँच करता है, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, और यह भी मजिस्ट्रेट करता है कि पुलिस हिरासत की अनिवार्य आवश्यकता को दर्ज करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उपयोग यातना या उत्पीड़न के लिए न हो। यानी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है और उनका
पावर का उपयोग इस तरह से करते हैं कि पुलिस कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, ऐसा ना होना चाहिए कि उनका जो मकसद है वह कहीं कुछ और है, उनको हरासमेंट करना है या किसी तरह से और उसे परेशान करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कारण के साथ उसे अरेस्ट करना चाहिए। आइए 164 की सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी के 164 में साफ साफ बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट के जांच के दौरान एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों और गवाहों को बयानों के दर्ज करने का अधिकार है, यानी वह डायरेक्ट अपना बयान दे सकता है और मजिस्ट्रेट को जांच करने के दौरान एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए इकबालिया बयान और गवाहों को बयानों को दर्ज करने का भी अधिकार है। एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान फर्द अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि वह एक न्यायिक अधिकारी के सामने दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए वे शैक्षिक और दबाव में नहीं निकाले गए हैं। यानी जब कभी भी किसी मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है तो 164 का जनरली बोलने को सुनने को आपको मिलेगा कोर्ट के अंदर 164 का बयान हुआ कि नहीं हुआ। तो 164 के बयान में किसी तरह का दबाव नहीं रहता है, सवाल किया जाता है और इन्फॉर्मेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूज्ड विक्टिम पीड़ित जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर के वो अपना बयान दर्ज करवाते हैं। एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान पर भी महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। यानी जब मजिस्ट्रेट के सामने खुद गवाह अपना बयान रखता है तो यह एक सबूत होता है क्योंकि वो फ्रीली वो अपनी बातों को रख पाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। निष्पक्ष जांच और अधिकारों के संरक्षण सुनिश्चित करना। मजिस्ट्रेट का जो रोल है वो रोल में एक काम और उनका आता है कि वह निष्पक्ष जांच और अधिकार को सुनिश्चित करता है, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस किसी तरह से दबाव में आकर या लोकल बाहुबली या तो पैसे वालों के हाथ कुछ बदल सकता है या उनको प्रेशर दिया जा सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने यदि कोई भी जांच होगी, उनके द्वारा जांच होगी, वो बिल्कुल क्या होगी, निष्पक्ष होगी, किन्हीं के अपक्ष में नहीं होगी। आइए पहचान परेड। मजिस्ट्रेट टीआईपीएस की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उनकी निगरानी करते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अभियुक्त का चेहरा ढका हुआ है, गवाहों को पहले से पहचान का खुलासा नहीं किया गया, अभियुक्त की सहमति यानी वकील से परामर्श ले लिया है, परामर्श लेने के बाद एडवोकेट से तब प्राप्त की जाती है। अब है चिकित्सा जांच, यानी जो मेडिकल टेस्ट होता है मजिस्ट्रेट प्रीत जैसे बलात्कार के मामले में अलग अलग होती है, या अभियुक्त व्यक्तियों की चिकित्सा जांच निर्देश दे सकते हैं, यानी मेडिकल जांच के लिए आदेश दे सकता है। मृत्यु के कारण का जांच। जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि मृत्यु का कारण जो जनरली पुलिस ने अपना बताया और उस पर विश्वसनीय नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के सामने द्वितीय पक्ष यदि विपक्षी अपनी पिटीशन देता है तब भी और उनको ज़रूरत लगता है तब भी वह जांच दोबारा करवा सकते हैं। धारा 176 सीआरपीसी बताता है कि मृत्यु के कारण की जांच मजिस्ट्रेट के पास उनका पावर है कि वह करवा सकता है। कुछ परिस्थितियों में, विशेष रूप से पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु, जैसे कि संदिग्ध हो गए, पुलिस हिरासत में था, उनका या तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ या तो रात में खाया और सुबह सुबह देखा कि वो उनकी मौत हो गई, तो मजिस्ट्रेट को किसी भी पुलिस जांच के अतिरिक्त मृत्यु के कारण की जांच करने का आदेश दिया जाता है। आगे की जांच की निगरानी और निर्देश। मजिस्ट्रेट अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी केस को आगे की जांच और निगरानी के निर्देश दे सकता है। आमतौर पर जांच के दिन प्रतिदिन संचालन हस्तक्षेप से नहीं करते, उनके पास जांच की निगरानी करने की एक निहित शक्ति होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निष्पक्ष और उचित रूप से आगे बढ़ रही है। यदि वे जांच से संतुष्ट नहीं है तो वे आगे जांच या पुनः जांच का आदेश दे सकते हैं। आपको मालूम है कि जब एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसी दिन क्या किया जाता है, एक आयोग को नियुक्त किया जाता है उस केस की जाँच करने के लिए, और जब जाँच में किसी तरह का ज़रूरत पड़ता है तो उनको मजिस्ट्रेट जो है अपने तरफ से फिर बोलती है कि जांच करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ उस स्टेप पर बोला जाता है जांच करवाने के लिए, और जांच रिपोर्ट भी मांगती है, उनके लिए भी ऑर्डर होती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना। जो पुलिस अपना जो आईओ जो चार्जशीट बनाती है, डायरी बनाती है, डेली डायरी, वह सब उनका प्राप्त
करने का अधिकार है और वो प्राप्त भी करती है पुलिस के द्वारा। जांच पूरी होने पर पुलिस मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट, चार्जशीट और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यानी आपको बता दूं कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है थाने में, थाने के उसी दिन एफआईआर के दिन आईओ नियुक्त किया जाता है। वो आईओ क्या करते हैं, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं उनको, और वो पूरा का पूरा केस का जांच करता है। केस का जांच करने के बाद वो चार्जशीट भी तैयार करता है, जिससे अंतिम रिपोर्ट, दोनों एक ही चीज़ हुआ, चार्जशीट और डायरी, ये सब क्या करते हैं, डायरी जितने दिन तक वो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पूरा करता है, और लास्ट में लिखता है कि जब इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है तो वह साफ साफ लिखता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी करी गई और बंद कर दी गई। इस तरह से लास्ट में लिखा जाता है पैरा में। ठीक, मजिस्ट्रेट फिर इस रिपोर्ट की समीक्षा करता है, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि सच में केस में क्या है क्या नहीं है, ताकि वह सही तरह से जो भी अपराध हुआ है उसका संज्ञान ले सके। यानी कॉग्निजेंस जो किसी भी केस का लेंगे, घटना का लेंगे, वो उसी बेस पे लेंगे, चार्जशीट बेस पे लेंगे। और मुकदमे के साथ आगे बढ़ना है, पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार भी करना है। राइट, अब है कि उनकी भूमिका का उद्देश्य जो है कुछ जान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट की जो रोल है उनका क्या उद्देश्य है। मजिस्ट्रेट पुलिस की जांच शक्तियों का एक न्यायिक जांच के रूप में कार्य करता है। उनकी भूमिका क्या क्या है, व्यक्तियों विशेषकर अभियुक्त जो एक्यूज्ड है कि नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर जो आरोप लगा गया है वह आरोपी जो है उनका मानवाधिकार का रक्षा न हो, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह कहीं कहीं संवैधानिक रूप से खत्म न हो जाए। यह सुनिश्चित करना है कि जांच कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की गई है। यानी यह उनका उद्देश्य रहता है कि जो कुछ भी कोर्ट में चल रही है, जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें जांच जो है सही हुई है और सही प्रक्रिया में जा रही है। जांच एजेंसी द्वारा शक्ति के किसी भी दुरुपयोग को रोकना रहता है। यानी कोई भी गलत इस्तेमाल न करे, चाहे वो पुलिस हो, पैसा लेकर न जांच बदले, आईओ हो, या तो कभी कभी जो मेडिकल रिपोर्ट आती है या फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आती है या अलग अलग तरह की जो भी जांच ज़रूरत पड़ता हो, मेडिकल रिपोर्ट तैयार होता है, इस सब के ऐसा न हो कि गलत उपयोग किया गया। यह सुनिश्चित करना कि साक्ष्य का संग्रह निष्पक्ष और वैध है। यानी जो भी एविडेंस लाया गया है वह किसी एक पक्ष का नहीं है और वह वैलिड है। ऐसा ना कि कोई बनावटी बना दिया गया और किसी तरह से कोई भी प्रूफ दे दिया गया, कोई भी एविडेंस कोर्ट में दे दिया गया। अंततः एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली में योगदान देना। यानी मजिस्ट्रेट का जो रोल है यह कहता है कि इनका उद्देश्य इसीलिए है कि जो न्यायिक जांच हो, न्यायिक प्रणाली जो हमारी बनी हुई है, इसमें कम से कम न्याय जो है सभी के लिए सही हो और सभी के लिए बराबर हो, किसी तरह का निष्पक्ष न हो, वन साइडेड न हो और कहीं छुपी न हो और किसी तरह का उसमें भ्रष्टाचार लिप्त न हो। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि जबकि पुलिस अपराध की जांच करती है, आप सब जानते हैं कि जब पुलिस के अंदर यानी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज की जाती है या तो कोर्ट से भी होती है, तो जांच प्रक्रिया पुलिस के द्वारा ही की जाती है। लेकिन पुलिस कहीं चूक न जाए, पुलिस कहीं गलत न करे, तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यायिक निरीक्षण प्रदान करता है कि जांच कानूनी सीमाओं के भीतर रहे और मौलिक अधिकारों का सम्मान हो। यानी जो राइट है वह कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट जो है वह राइट किसी भी व्यक्ति का हनन न हो, अधिकार का हनन न हो। इसीलिए मजिस्ट्रेट क्या करती है, अपना रोल और पावर जांच की प्रक्रिया में लगाते हैं और कानूनी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि कभी भी ऐसा लगे कि किसी भी केस की जो जांच प्रक्रिया है वह गलत हो रही है थानों के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो बिल्कुल आप मजिस्ट्रेट का सहारा ले सकते हैं, उनको पिटीशन दीजिए। आप एसपी के पास भी दे सकते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास भी दे सकते हैं जांच को पुनः करवाने के लिए। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास भी आप दे सकते हैं और मजिस्ट्रेट भी करवाते हैं और वह जांच से संतुष्ट होते हैं, तभी वह किसी भी केस का, मुकदमे का संज्ञान लेते हैं। यानी केस का सही संज्ञान लेने के लिए, उनका सही न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है कि जांच सही हो, और जांच यदि सही होगी तभी जो है वह न्याय सही होगा और इस तरह से किसी का भी अधिकार का हनन नहीं होगा। किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो राइट है मिला हुआ है हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को, यह कहीं न कहीं न्यायपूर्ण और निष्पक्ष न्याय प्रणाली में बना रहे और उनको भी न्याय मिले। इसीलिए मजिस्ट्रेट का रोल जो है बहुत बड़ी है।
थैंक यू सो मच।